Hi guys, how are you? I hope you are fine and you are taking your study seriously. See, the situation is you are not sending me the homeworks and you are not responding me. In spite of saying again and again in each and every lecture by all faculty members, all teachers that please take your study seriously, send the homeworks to us so that we can at least come to know that are you getting the things or not. But the situation is completely reversed. You are not responding. हमें कैसे पता चलेगा बच्चों कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हम बार बार कह रहे हैं कि प्लीज़ आप रिस्पॉन्स कीजिए. दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट, नॉट फॉर आवर बेनिफिट. आप होमवर्क करोगे बच्चों, फ़ायदा आपका है. लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, स्टडी सामने आ जाएगी और फाइनली बोर्ड्स के पेपर भी सामने आ जाएंगे. उस वक्त फिर पछताने से अच्छा है बच्चों कि अभी आप रिस्पॉन्स करके अभी आप इसको सीरियसली ले लो ताकि आपका फ़ायदा हो, बेनिफिट हो इसमें. प्लीज़ इसको आप सीरियसली ले. चलो आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे. रोटेशनल डायनेमिक्स हमारा चैप्टर चल रहा है और उसमें हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में देखा था द स्पीड ऑफ द व्हीकल, मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, है ना. स्पीड लिमिट चल रहा था टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड. तो सबसे पहले बैंक रोड का डायग्राम बना लेते हैं हम लोग. एक आपको याद होगा डायग्राम, हम लोगों ने एक रोड लिया था इस तरह से. ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा था या एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं इसको हम लोग. और ये कार का एक बैक एंड व्यू था पीछे से अगर आप देखोगे बैंक रोड पे. और ये टायर्स लाइक दिस, ठीक है. अब हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं मैक्सिमम स्पीड. देखिए अगर ये कार बैंक रोड पे मैक्सिमम स्पीड से टर्न लेती है तो अगर हम रोड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो कार को उस तरफ पुश करने का ट्राई करेगा. सर्कुलर मोशन में जब देखते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ फेंकता है ना, बाहर की तरफ पुश करता है. तो यहां भी कार के साथ भी ऐसा होगा. तो वो फोर्स ट्राई करेगा कार को उस तरफ पुश करने का, लेकिन कार वहां जाएगी नहीं, बिकॉज जो फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन टायर एंड द रोड उसने उसको बाइंड करके रखा है. एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर लाइक दिस. वो फ्रिक्शनल फोर्स कार को बाहर नहीं जाने देगा. दैट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर लाइक दिस. इसको मैं मार्क करता हूं एफएस से, फ्रिक्शनल फोर्स. उसी तरह कार का जो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है एमजी, ये आप जानते हैं. उसी तरह नॉर्मल फोर्स जिसको हम मार्क करेंगे एन से. इतना तो हम लास्ट सेक्शन में पढ़ चुके हैं. इनफैक्ट ये डेरिवेशन भी हमने लास्ट सेक्शन में देखा था, बट दैट वाज फॉर मिनिमम. और हम अभी जो डिराइव करने जा रहे हैं वो है फॉर मैक्सिमम स्पीड. तो मैं टॉपिक डाल देता हूं. टॉपिक ये रहेगा मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन अ कर्व्ड बैंक्ड रोड, मैक्सिमम स्पीड. अब देखो अगेन लास्ट लेक्चर की तरह, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा प्लीज लास्ट लेक्चर देखो, उसके बाद ये देखना. हम फोर्सेस को रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में. एक हमारा ये कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल वाला, फ्रिक्शनल वाला, और एक ये वर्टिकल. यहां पे थीटा ये है तो ये एंगल थीटा, तो ये जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी एफ एस साइन थीटा. प्लीज रिफर माय लास्ट लेक्चर फॉर द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. हम लोग वहां पे कर चुके हैं इसको अच्छे से. इसको भी रिजोल्व करेंगे. एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट. थीटा ये एंगल है तो ये एंगल थीटा, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू एन कॉस थीटा. लेट अस मार्क थीटा ओवर हियर आपके सहूलियत के लिए. एंड दिस विल बी इक्वल टू एन साइन थीटा. करेक्ट. तो यहां पे नीचे के डायरेक्शन में एक हुआ फोर्स mg और एफ एस साइन थीटा, ऊपर के डायरेक्शन में एन कॉस थीटा. तो अब हम लोग लिखते हैं फोर्स की इक्वेशन. सबसे पहली इक्वेशन देखो यहां पे mg और एफ एस साइन थीटा नीचे है तो ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ आएंगे, mg प्लस एफ एस साइन थीटा. इनको बैलेंस कौन करेगा? These two forces will be balanced by n cos theta. So I will be writing n cos theta over here. इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. क्या? This mg will be equal to n cos theta minus fs sin theta. इसको मैंने वहां लेके गया तो माइनस हो गया. मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ कम टू द हियर. सर्कुलर मोशन के लिए देयर इज नेसेसिटी ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. तो यहां पे टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स है? एफ एस कॉस थीटा और
n sin theta. So my next equation will be centripetal force mv square upon r. Centripetal force का formula mv square upon r will be equal to n sin theta plus fs cos theta. ठीक है, और यहां पे हम लोग दे देंगे इसको इक्वेशन नंबर 2. लेकिन बेटा हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव किसके लिए कर रहे हैं? मैक्सिमम स्पीड के लिए. तो लेट अस राइट v max. Let us write v max. Now dividing इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1. 2 को 1 से डिवाइड करो तो यहां पे mv स्क्वायर अपॉन r को mg से डिवाइड करना है, तो हम लोग लिखेंगे mv स्क्वायर अपॉन r, v की जगह लिखता हूं v max डिवाइडेड बाय mg एंड दैट इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस fs cos theta divided by n cos theta minus fs sin theta. Now like in the previous derivation, this m will get cancelled, and here on the left hand side what we get is v max square upon rg, and that is equal to this whole term n sin theta plus fs cos theta by n cos theta minus fs sin theta. But what I am doing in this step is, like in the previous case, dividing numerator and denominator by n cos theta. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n cos theta से डिवाइड करो. देखो इस टर्म को n cos theta से डिवाइड करूंगा तो n कैंसल, and sin theta by cos theta will remain as tan theta. फिर से एक बार कह रहा हूं, जिन लोगों को ये डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, लास्ट डेरिवेशन मेरा प्लीज आप देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है. वहां चूंकि मैं पूरा डिटेल में समझा चुका हूं, इसलिए मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं. ओके, प्लस fs cos theta by n and cos theta by cos theta. देखो cos theta कैंसिल, f by n will become mu s. Mu s is nothing but coefficient of friction. Remember हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में we have saw that force of friction is equal to coefficient of friction into n. तो from this f by n will be equal to mu डिवाइड बाय, इसको भी n cos theta से डिवाइड करेंगे, n cos theta पूरा का पूरा कैंसिल और बीच में माइनस की साइन. f by n will become mu s, sin theta by cos theta will become tan theta. Finally what I get is v max square will be equal to this rg will come here, यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan theta प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan theta. ठीक है, लेकिन यहां पे स्क्वायर है बच्चों, अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा ना. तो आई कैन राइट दिस एज वी मैक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी. मैं म्यू एस प्लस tan थीटा ऐसा लिखता हूं, ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको, म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा. वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वी मैक्स. अब आप क्या कीजिए, प्रीवियस लेक्चर में जाइए और वहां जाकर मिनिमम स्पीड वाला फॉर्मूला देखिए. मिनिमम स्पीड वाला फॉर्मूला आपको इस तरह से मिलेगा, वी मिनिमम दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू एस माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू tan थीटा. आपको ये फॉर्मूला मिलेगा वहां पे. तो ये v मिनिमम वाला फॉर्मूला था, हमने इसका डेरिवेशन किया है किसमें, लास्ट लेक्चर में, इसलिए मैं यहां पे करा रहा नहीं हूं. बस मैंने लिखा इसलिए कि अगर आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो मैक्स वाले फॉर्मूले में सिर्फ यहां पे प्लस साइन और यहां माइनस साइन है, और यहां पे माइनस और यहां पे प्लस साइन है. रिमेनिंग ऑल डेरिवेशन इज कंप्लीटली सेम. नाउ कम टू द पॉइंट. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब भी हम किसी भी बैंक्ड कर्व्ड रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो दो स्पीड, एक मिनिमम स्पीड होगी जो कि मेंटेन रखना जरूरी है, और एक मैक्सिमम स्पीड होगी. मिनिमम स्पीड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, मैक्सिमम स्पीड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. अगेन इफ यू रिमेंबर माय फर्स्ट लेक्चर वेयर आई एम स्टार्टेड सर्कुलर मोशन, यानी लास्ट ये वाले डेरिवेशन से पहले वाला डेरिवेशन, उसमें हम लोगों ने देखा था कि व्हेनेवर द कार गोज ऑन अ लेवल रोड, लेवल कर्व्ड रोड, सो ऑन दैट पर्टिकुलर रोड the speed of car which we called as optimum speed VO
दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये फॉर्मूला हमने देखा था, इफ रिमेंबर, ये ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला था। दूसरा एक फॉर्मूला देखा था कि अगर वही लेवल रोड हो और उस लेवल रोड में हम फ्रिक्शन को कंसीडर करें, तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाता था म्यू आर जी। यहां पे सॉरी एक मिस्टेक हो गई, दिस फॉर्मूला इज ऑप्टिमम स्पीड ऑन अ बैंक्ड रोड, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। अरे बैंक रोड पे तभी तो थीटा का टर्म आ रहा है ना, यहां पे एक मिस्टेक हो गई बोलने में। सो वीओ ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन अ बैंक रोड इज गिवन बाय आरजी टेन थीटा। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन अ बैंक रोड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन अ बैंक रोड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। कंफ्यूज मत होना, मिनिमम तो ये वाली, मैक्सिमम तो ये वाली, ऑप्टिमम मतलब ये वाली। सर ये ऑप्टिमम क्या है? ऑप्टिमम स्पीड वो स्पीड है जहां पे हम लोग कंसिडर ये करते हैं कि हमारी कार का जो टायर है उस पर फ्रिक्शन कम से कम एक्ट हो ताकि टायर जल्दी खराब ना हो जाए। अरे अगर आप गाड़ी फास्ट चलाओगे तो टायर और रोड के बीच में रबिंग होगी ना, तो टायर खराब होगा। बट दैट इज कंडीशन इज नॉट सुटेबल। सुटेबल इज व्हाट? सुटेबल कंडीशन इज दैट कंडीशन दैट the wear and tear of the tire should be minimum, and for that we use this formula. And maximum speed of the vehicle on a level road, यानी रोड को हमने बैंक नहीं किया हुआ है, रोड लेवल है लेकिन कर्व रोड है, तो उसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, वेर दिस म्यू इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. सो दिस फॉर्मूला इज फॉर लेवल रोड, maximum speed of the vehicle on a level road, and this formula is optimum speed of the vehicle on a bank road. तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखिए, एक बार टेक्स्ट बुक में रीड करिए उसको और अच्छे से इसको समझिए. स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको कॉपी कीजिए. जल्दी फास्ट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. आगे हमको एक और मजेदार टॉपिक देखना है और वो टॉपिक है वेल ऑफ डेथ. आपने सर्कस में देखा होगा कि कुआं होता है और उस कुएं के अंदर, उस पर्टिकुलर वेल के अंदर गाड़ी चलाता है एक बाइक राइडर होता है और वहां पे ड्राइव करता है कार को और बाइक को, दोनों को ड्राइव करता है ना. कैसे पॉसिबल हुआ? कोई जादू होता है? कोई जादू है? वो कोई जादू नहीं है. फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको सबका रीजन मिल जाएगा. कुछ जादू लगेगा ही नहीं दुनिया में. बस फिजिक्स को अच्छे से समझ लो. फिजिक्स का मतलब ही नेचर को समझना है. दुनिया में आसपास जो भी हो रहा है थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, कोई ना कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको वहां मिलेगा. बिकॉज ऑफ फिजिक्स द थिंग्स आर गोइंग ऑन. ओके, सी हियर. तो वेल ऑफ डेथ में क्या होता है? मान लो ये कुआं है और उस कुएं के अंदर क्या होता है? एक बाइक राइडर होता है जो यहाँ ऐसे 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 कुएं के अंदर बाइक को चलाता है. अरे भैया नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना यार, ठीक है. वेल ऑफ डेथ, कुएं की वॉल पे वो लोग चलाते हैं गाड़ी और कार दोनों. अब उस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि भाई उसका वो बाइक और कार की स्पीड वहां कितनी होना चाहिए सो दैट द पर्सन विच इज राइडिंग द बाइक एंड कार शुड नॉट फॉल डाउन. ये फाइंड करना है हम लोग को. तो चलो एक जनरलाइज डायग्राम बना लेते कुएं का और फिर चीजों को एनालिसिस करते चीजों पे. सो लेट अस कंसीडर द फ्रंट व्यू ऑफ द वेल एंड लेट अस कंसीडर अ बाइक राइडर ओवर हियर. मैं भी पूरी बाइक नहीं बनाता, उसको मैंने एक पॉइंट से शो किया है. हालांकि ये पॉइंट नहीं होता, याद रखना. हम लोग एनालिसिस पॉइंट लेकर कर रहे हैं लेकिन रियलिटी में पॉइंट होता है क्या? वो नहीं, पूरी की पूरी बाइक होती है, ठीक है. इसलिए रियलिटी में सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाएगी, मैं डेरिवेशन के बाद बताऊंगा. अब ये देखना है कि इस बाइक राइडर पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है. सबसे पहली चीज, सबसे मेन फोर्स, सबसे कॉमन फोर्स हुआ है इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड. और ये कुएं की दीवारों पे फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो कुएं की दीवारें क्या अप्लाई करेगी? नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द सेंटर लाइक दिस. तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इसके बाइक के टायर और कुएं की वॉल के बीच में एक फ्रिक्शन है और उस फ्रिक्शन की वजह से वो गिर रहा नहीं है. इट इज नॉट स्लिपिंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स इज अपवर्ड डायरेक्शन. अरे वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो वेट को कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन फोर्स. और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट होगा तभी तो वेट को बैलेंस करेगा. अगर फ्रिक्शन फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होता तो गिर जाएगा. सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू एस इनटू एन.
बेटर ये रहेगा उसको एफएस से हम डिनोट करें। आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स एफएस इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। ठीक है, चलो अब इस पे एनालिसिस करते हैं। अब सुनो, यहां पे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों, दिस फ्रिक्शनल फोर्स एफएस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। अरे हाया ना, जब ये ग्रेटर होगा तभी तो ये बाइक वाला नहीं गिरेगा। अरे अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया तो ये तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो दिस फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन mg। ओके, दिस fs कैन बी रिटन एज म्यू एस इंटू एन। फॉर्मूला देखो, fs इज म्यू इंटू एन, इट इज ग्रेटर देन mg। ठीक है, नाउ सी हियर, अगर ये बाइक वाला सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल कांस्टेंट वेलोसिटी से कुएं की दीवारों पे, सो देयर शुड बी सम सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन इट, तभी तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑब्वियसली दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन हु इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। सो आई कैन राइट सेंट्रीपिटल फोर्स mv square upon r is provided by normal reaction। normal reaction, correct ना? okay, now put this n in this equation। ये n की वैल्यू को यहां पे डालो, इस इक्वेशन में पुट करो और देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो म्यू एस एज इट इज, n की जगह मैं पुट करूंगा mv square by r which is greater than equal to what? mg। now you can see this is an inequality, not equality, inequality। inequality में m और m यहां पे हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। now the term which is remaining over here is v square upon r greater than, यहां पे क्या बचा? g, और ये म्यू एस यहां पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में चले गया म्यू एस, और ये r यहां पे डिनोमिनेटर में बच्चों अगर मैं यहां पे लेके जाऊं तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी बाय म्यू एस। v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी बाय म्यू एस। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं तो क्या यहां पे स्क्वायर रूट आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस, करेक्ट? नाउ सी हियर, अगर इस बाइक वाले को सेफली वेल की दीवारों पे अगर गाड़ी चलाना है तो उसकी स्पीड जो होना चाहिए, दैट स्पीड शुड बी ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू आर जी बाय म्यू एस। ये इक्वेशन का वही मतलब है ना, दिस स्पीड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस, तभी वो नहीं गिरेगा। तो या तो स्पीड ग्रेटर होना चाहिए इस फॉर्मूले से, या एटलीस्ट इसके इक्वल होना चाहिए। एटलीस्ट इसके इक्वल होना चाहिए, उसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस फॉर्मूले से जो स्पीड आएगी दैट स्पीड इज व्हाट? मिनिमम स्पीड, एंड मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल शुड बी आरजी बाय म्यू एस। तो अगर इसको सेफली बाइक राइड करना है तो उसकी मिनिमम स्पीड अंडर रूट ऑफ आरजी बाय म्यू एस होना चाहिए, मिनिमम स्पीड, और मैक्सिमम वो उसके कभी भी कितना भी ऊपर जा सकता है। सो फॉर सेफ राइडिंग ऑन well of death, wall of the well of death, you should have minimum speed of your vehicle is equal to under root of rg by mu s, and this is the formula। हम लोग आगे एक और चीज देखेंगे जिसका नाम है स्फीयर ऑफ डेथ। अरे एक बड़ा सा स्फीयर होता है और उस स्फीयर के अंदर दे आर राइडिंग द बाइक, बट दैट कम्स अंडर वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जहां पढ़ेंगे उसके अंदर वो सारी चीजें आएगी। अभी आप लोग स्क्रीन को पॉज कीजिए, ये वाला पार्ट कॉपी कीजिए, और इसके पहले वाला पार्ट भी अगर कॉपी नहीं किया मैक्सिमम स्पीड वाला, तो वो भी वहां जाओ और वहां पे स्क्रीन को पॉज करके वो चीज कॉपी करो, और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तरफ। ओके गाइस, सो यू हैव कॉपीड द लास्ट थिंग्स विच आई रिटन हियर। नाउ before going to the vertical circular motion, there is one important topic remaining, and that is your conical pendulum. That is your conical pendulum। सबसे पहले तो ये समझिए आपके पेंडुलम किसे कहते हैं। बेटा पेंडुलम कहता है कि सपोज देयर इज अ रिजिड सपोर्ट एंड फ्रॉम दिस सपोर्ट देयर इज अ स्ट्रिंग, एंड दिस स्ट्रिंग वी अज्यूम एज massless
and inextensible and flexible string, and from this string we have attached a point mass. ये मास कैसा है हमारा? point mass m. So this setup is called a simple pendulum, and that pendulum oscillates like this. अब आप बोलेंगे सर मास लेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, वो भी फिर पॉइंट मास में लगा हुआ है, रिजिड सपोर्ट है. प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इस पेंडुलम को आइडियल पेंडुलम कहते हैं. ये आइडियल पेंडुलम है. प्रैक्टिकल पेंडुलम जो होगा उसमें थोड़ा तो स्ट्रिंग का मास होगा, स्ट्रिंग थोड़ी तो एक्सटेंसिबल होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होगी, सपोर्ट इतना प्रॉपर रिजिड नहीं होगा, तो वो प्रैक्टिकल पेंडुलम है. बट दिस इज आइडियल पेंडुलम जहां पर हम लोग एनालिसिस करते हैं. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों, जब हम भी फिजिक्स में एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस के टाइम पे हम लोग आइडियल सिचुएशंस लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली हम लोग फिर उस सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन चेंज करते हैं. तो ये हमारा सिंपल पेंडुलम था. तो ये पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करेगा लाइक दिस, करेक्ट ना? सपोज यहाँ पे मास लटका हुआ है और ये सपोर्ट है, तो इट विल ऑसिलेट लाइक दिस. बट व्हाट हैपेंस इफ आई रोटेट दिस बॉब. बॉब मतलब ये जो नीचे जो मास लटका हुआ था, दैट मास इज कॉल्ड एज बॉब, BOB. दिस इज कॉल्ड एज बॉब. व्हाट हैपेंस इफ आई रोटेट दिस बॉब इन हॉरिजॉन्टल सर्कल लाइक दिस. अगर इसको हमने हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर घुमाना शुरू किया तो ये बेटा ये जो स्ट्रिंग है इट विल डिस्क्राइब अ कोन लाइक दिस. ध्यान से देखो, अगर ये स्ट्रिंग का अगर मैं मोशन देखूं तो इट विल डिस्क्राइबिंग अ कोन. सो आई कैन से दिस बॉब डिस्क्राइब्स हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ कोन. तो इस टाइप के पेंडुलम को हम कहेंगे कोनिकल पेंडुलम. क्या कहते हैं हम लोग? कोनिकल पेंडुलम. क्या आप बात समझे अच्छी तरह? अब हम लोग इस कोनिकल पेंडुलम का हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बनाते हैं और फिर उस पर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि कोनिकल पेंडुलम में क्या क्या चीजें होगी. सी हियर, लेट मी ड्रॉ अ रिजिड सपोर्ट ओवर हियर लाइक दिस. दिस इज अ स्ट्रिंग and I am rotating it like this. This bob is being rotated like this, and suppose this is the new position of the bob over here, and the distance between this center of the bob, center of mass, and this point will be taken as r, and this is length of the string L, and this is theta, semi vertical angle. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टर्मिनोलॉजी. थीटा इज व्हाट? सेमी वर्टिकल एंगल. सेमी इसलिए कि वो आधा एंगल है ना, पूरा एंगल नहीं लेते हम लोग कोन का. पूरा एंगल ये होता यहाँ से लेके यहाँ तक, बट वी आर टेकिंग जस्ट हाफ एंगल. सो आई एम राइटिंग सेमी वर्टिकल एंगल. थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल. कैपिटल एल इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. सिमिलरली यहां पर बच्चों आपको दिख रहा होगा ये जो बॉब है इसका कुछ मास होगा, तो हम लोग इसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे. स्मॉल एम इज मास ऑफ द बॉब. ओके, सो दिस आर द टर्म्स. नाउ सी हियर, कौन कौन से फोर्सेस इस बॉब पे लगे रहे. सबसे पहला फोर्स तो इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड. उसके बाद इस स्ट्रिंग पे टेंशन आएगा T. करेक्ट ना? नाउ दिस टेंशन T कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट. वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर इज वर्टिकल कंपोनेंट लाइक दिस. अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल, दिस इज मेकिंग z ऑल्टरनेट एंगल, दिस एंगल विल बी थीटा. अगर ये थीटा है तो दिस कैन बी t cos थीटा एंड दिस इज t sin थीटा. आपको याद होना चाहिए, जहां पे थीटा होता है उसको cos वाला कंपोनेंट बोलते हैं, जहां थीटा नहीं होता उसको sin कंपोनेंट. सो दिस इज t cos थीटा, दिस इज t sin थीटा. ये बहुत बेसिक है बच्चों. 11 का वेक्टर में हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं. और जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा पहला वाला डेरिवेशन देखो, मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन अ बैंक रोड. नाउ आई एम हैविंग फोर्सेस. नाउ लेट मी राइट द इक्वेशंस ऑफ द फोर्सेस. यू कैन सी ओवर हियर this t cos theta is balanced by mg, so I will be writing t cos theta is balancing mg. Now for circular motion there should be one force which is necessary towards the center, and that is centripetal force. Centripetal force का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है mr ओमेगा स्क्वायर. हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है mv स्क्वायर बाय r, है ना? ये भी उसका फॉर्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर. These two are same, there is no difference. अगर v की जगह r ओमेगा रखोगे तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा. So this centripetal force is provided by who? T sin theta. So I will be writing over here T sin theta.
correct? Now mark this as equation number 1 and this as equation number 2. Now let me divide equation number 2 by equation number 1. So mr omega square is divided by mg and right hand side पे बच्चों आ जाएगा t sin theta divided by t cos theta, correct ना? Now what can I change over here? This m will m cancel, m and m cancel, ऊपर बचा r omega square, नीचे g, यहाँ पे t से t cancel हो गया, यहाँ बचा sin theta अपॉन cos theta. ये g को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो it will become g sin theta, correct है? This r can be multiplied over here and it will become r cos theta and left hand side में the thing remaining is omega square. Now come to the figure. This is theta. Opposite side is r. Hypotenuse is L. See, I am going to find sin theta from this. Sin theta. साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. सो साइन थीटा के अपोजिट में मुझे दिख रहा है आर, हाइपोटेनियस में मुझे दिख रहा है एल. तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन राइट आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, करेक्ट ना? आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा. जस्ट पुट आर की जगह एल साइन थीटा. आर की जगह क्या पुट करने का? एल साइन थीटा. सो वी कैन पुट ओवर हियर जी साइन थीटा एज इट इज, आर की जगह एल साइन थीटा and cos theta as it is. Now you can see clearly sin theta and sin theta get cancelled. ऊपर बचा मेरे पास g, नीचे l cos theta. सही है? तो अब मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं इसको. So omega square will be equal to g upon l cos theta. Therefore omega will be equal to under root of g upon l cos theta. Omega will be equal to under root of g upon L cos theta. This is angular frequency of the bob. अगर ये बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, so that constant angular speed omega will be given by under root of g upon L cos theta. But can we find time period? Time period मतलब time taken by this bob to complete one circle. So let us find time period over here. Time period of conical pendulum. Time period of conical pendulum. मेरे पास फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा. बच्चों ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई टी. ये ओमेगा का फॉर्मूला है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी. मुझे टी फाइंड करना है. टी इज टाइम पीरियड ओवर हियर. प्लीज रिमेंबर, यहां पे टी टेंशन था, यहां पे टी टाइम पीरियड है. अगर मैं इसको रेसिप्रोकल लूं, यानी 2 पाई बाई टी की जगह मैं यहां पे लिखूं टी अपॉन 2 पाई, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एल कॉस थीटा बाई जी. यहां भी तो रिवर्स हो जाएगा ना. ओके, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन गेट टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम. फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम. Again I have to find one thing, and that is nothing but the number of revolution. I want to find number of revolution per second. मुझे क्या फाइंड करना है? जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं. फ्रीक्वेंसी बोलो या फिर बोलो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. अरे जब ये बॉब घूमेगा तो एक तो आपने फाइंड किया टाइम पीरियड कि एक राउंड घूमने में कितना टाइम लगेगा. अभी मुझे ये फाइंड कर रहा है कि पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम ये कितने राउंड घूमता है. दैट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम. बेटर ये रहेगा, यहां पे लिखो पर यूनिट टाइम, जिसको डिनोट करता है एन से. टाइम पीरियड को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से और इसको डिनोट करते हैं एन से. और बच्चों ये एन का फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी. एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी. तो टी तो मुझे मिल गया ना, मुझे बस यहाँ पे टी की वैल्यू रखना है. तो लेट मी पुट 1 अपॉन टी की जगह क्या रखूं? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी. टर्म्स को रीअरेंज करूंगा, जी को ऊपर लाऊंगा
तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ ये g डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो चले जाएगा कहाँ, न्यूमरेटर में, और यहां पे नीचे क्या बचेगा, L cos थीटा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम ऑफ द बॉब ऑफ द कोनिकल पेंडुलम. सो दिस वॉज ऑल एनालिसिस अबाउट द कोनिकल पेंडुलम. सबसे पहले हम लोगों ने उसका डायग्राम बनाया, सिंपल फोर्सेस को हम लोगों ने रिजोल्व किया और फोर्स की इक्वेशंस लिखा. फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी गॉट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, सॉरी ऑफ द बॉब. From this omega, I know that omega is nothing but 2 pi by t, where t is time period, not tension. So I got time period का formula 2 pi under root of L cos theta by g. Finally, I want to find frequency or number of revolution per unit time n. So the formula is n is 1 by t, 1 by this formula. Rearranging the terms, you will get n is equal to 1/2 pi under root of g by L cos theta. So this was all about the conical pendulum. प्रैक्टिस करना है इसको 2 से 3 बार, इंपॉर्टेंट है ये. स्क्रीन को पॉज करो, कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं हम. ओके गाइस, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अभी तक हमने जितनी चर्चा की दैट वाज अबाउट हॉरिजॉन्टल सर्कल, दैट मीन्स द थिंग वाज रिवॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल. अब हम बात करेंगे कि वर्टिकल सर्कल में क्या होता है. उसमें सबसे पहले लेट अस take an example. Suppose there is a string and from this string a small mass is connected and you are revolving this mass in the vertical circle. तो अब मैं ये string और ये mass को रब करके in simple I am drawing a circle to show the path traced by the mass. तो ये mass का path कैसा होगा, it will be like vertical circle like this. ठीक है, this will be path, this will be center. Let us consider 3 position. Topmost position, position number A, lowermost position, position number B, and horizontal position, that is position number C. Now this vertical circular motion is, see here, let me show you. Suppose there is a string like this. ये मेरे हाथ में एक USB केबल है. Consider this as mass and this as string. और हम इसको किस तरह से वर्टिकल सर्कल मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं. वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ मिनिमम स्पीड हियर सच दैट इट गोज इन द वर्टिकल सर्कल विदाउट फॉलिंग हियर. देखो अगर मैं कम स्पीड में घुमाऊंगा तो यहाँ पे आके गिर जाएगा ये, लेकिन मुझे अगर इसको वर्टिकल सर्कल में घुमाना है तो मुझे यहाँ पे कुछ स्पीड देना पड़ेगा सो दैट इट कैन गो ऑन परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कल ना. तो मुझे नीचे कुछ स्पीड उसको देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो अपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके नीचे नहीं गिरेगा बल्कि वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करेगा. तो अब हमको वही फाइंड करना है कि अगर वर्टिकल सर्कल में किसी चीज़ को घुमाना है तो लोअर मोस्ट पोजिशन, अपर मोस्ट पोजिशन एंड हॉरिजॉन्टल पोजिशन पे पार्टिकल की स्पीड क्या होना चाहिए. बिफोर गोइंग टू दैट लेट मी क्लियर समथिंग. सबसे पहली बात तो आप इस वर्टिकल सर्कल को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको भाई. आपने देखा होगा सबसे पहला एग्जांपल मैंने भी लास्ट सेशन में दिया और वो ये था कि स्फीयर ऑफ डेथ. स्फीयर ऑफ डेथ में जब वो गाड़ी चलाता है स्फीयर में तो टॉप मोस्ट पोजीशन में उसकी जो स्पीड होना चाहिए वो मिनिमम स्पीड उतनी होना चाहिए कि वो वहाँ से नीचे न गिरे, वरना अगर स्पीड कम होगी तो वो नीचे गिर जाएगा. तो वो स्पीड कैसे पता चलेगी, फ्रॉम दिस एनालिसिस. दूसरी चीज़, आप एसलवर्ड पे गए होंगे तो वहाँ पे एक रोलर कोस्टर है, होला लूप नाम है जिसका. वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर हाइट से आता है और नीचे आने के बाद पूरा सर्कल परफॉर्म करके उल्टा होके वापस जाता है. उसका जो पाथ होता है, द पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर राइड, दैट पर्टिकुलर रोलर कोस्टर इज लाइक दिस. इट परफॉर्म्स वर्टिकल सर्कल एंड गोज स्ट्रेट हियर. तो वो कार, वो रोलर कोस्टर जो यहाँ से नीचे आ रहा है उसको कितनी हाइट से रिलीज करना चाहिए सो दैट इट कैन परफॉर्म सर्कल विदाउट फॉलिंग ऑन दिस पॉइंट. ये पॉइंट से नीचे नहीं गिरना चाहिए, सेफली सर्कल परफॉर्म करना चाहिए. दिस ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द वर्टिकल सर्कल. ओके,
तो इसीलिए हमको वर्टिकल सर्कुलर मोशन को भी पढ़ना ज़रूरी है। उसी तरह कॉन्वेक्स ब्रिज के टॉप पे कोई व्हीकल की स्पीड क्या होगी, ये सारी चीज़ एप्लीकेशन वाइज आगे आ रही है। चलो इधर आ जाइए। तो हम लोग बात करते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट ए, लोअर मोस्ट पॉइंट बी और यहाँ पे मिडिल पॉइंट सी की। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये मास एक पर्टिकुलर टेंशन से यहाँ पे बंधा हुआ है, उसी तरह यहाँ पे भी ये लोअर मोस्ट पॉइंट बी एक पर्टिकुलर टेंशन से बंधा हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टल ये भी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। नाउ लेट मी राइट फोर्स इक्वेशन एट दिस 3 पॉइंट्स। बात करते हैं ए की। ए में उसका मास वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा mg। अच्छा, स्ट्रिंग का टेंशन का डायरेक्शन भी वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, टेंशन एट पॉइंट ए। सिमिलरली कम हियर, यहाँ पे बी का मास वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टेंशन यहाँ पे रहेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, टेंशन कहाँ होगा, यहाँ पे हो तो टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे हो तो टेंशन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। उसी तरह सी पे, सी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड और उसका टेंशन एट पॉइंट सी टुवर्ड्स द सेंटर। ये हम लोगों ने टेंशन और वेट की इक्वेशन तीनों पॉइंट्स पे लिख ली। अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस को एनालिसिस करना है। सो लेट अस एनालाइज। सबसे पहले कमिंग टू द टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट ए, यहां की बात करता है। क्या बात करते हैं यहाँ की, देखो यहाँ पे हमें पता है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, और वो फोर्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। तो यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर कौन कौन सा फोर्स है, एक तो उसका वेट है और एक टेंशन है। तो आई कैन राइट ओवर हियर टेंशन एट पॉइंट ए प्लस उसका वेट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन आर। Centripetal force mv² upon r is provided by tension at A and mg, correct? Now instead of writing only v, it will be better to write va। va मतलब velocity at point A, है ना, we can write। अब यहां पे देखो एक चीज, क्या, सुनो, किसी भी पार्टिकल को आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर इसको मैं वर्टिकल सर्कल के अंदर घुमा रहा हूं, वर्टिकल सर्कल में हम घुमा रहे हैं, तो स्ट्रिंग का टेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, कहाँ पे स्ट्रिंग पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा? आप ध्यान दोगे तो लोअर पॉइंट। देखो आप कोई भारी चीज़ अटैच करो स्ट्रिंग पे और इसको घुमाओ, तो आपके हाथ पे ज़्यादा ताकत कब लगेगी पता है? जब ये पॉइंट नीचे की तरफ होगा। और उससे कम ताकत कब लगेगी? जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होगा। और सबसे कम ताकत कब लगेगी? जब ये अपर मोस्ट पॉइंट पे होगा। तो इस अपर मोस्ट पोजीशन पे कैन आई से द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मिनिमम। इस अपर मोस्ट पोजीशन पे टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मिनिमम। नाउ टू कीप दिस पार्टिकल इन द सर्कल, द टेंशन इन द अपर मोस्ट पॉइंट इज very minimum, and we assume that the tension at point A, which is minimum, is let us say approximately 0। कई किताबों में टेंशन एट पॉइंट ए को सीधा 0 लिखा होता है, गलत है बच्चों, याद रखना। अरे इस पॉइंट पे प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ टेंशन होना चाहिए। अगर टेंशन नहीं होगा तो ये जो स्ट्रिंग जिससे आप घुमा रहे हो, ये जो स्ट्रिंग है, ये सीधा ऐसा स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी और पार्टिकल नीचे गिर जाएगा अगर टेंशन 0 हो जाएगा। तो अगर इसको वर्टिकल सर्कल में घुमाते रहना है तो कुछ ना कुछ टेंशन यहाँ पे होना चाहिए। तो टेंशन होना चाहिए, लेकिन वो टेंशन बहुत कम होता है, तो हम अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हैं उसको, ठीक है, फॉर एनालिसिस। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ टेंशन होता है, ये बात याद रखना, पंच लाइन। चलिए आगे आइए। तो टेंशन एट ए 0 हो गया, मतलब ये वाला पार्ट जो था वो 0 हो गया, है ना। तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा mg इज इक्वल टू mva² अपॉन r। m से m बोथ साइड कैंसिल, va स्क्वायर इज इक्वल टू rg। देयरफॉर va वेलोसिटी एट पॉइंट a इज अंडर रूट ऑफ rg। क्या समझ में आया आपको? वेलोसिटी एट पॉइंट a इज अंडर रूट ऑफ
rg। तो हमें वेलोसिटी मिल गई टॉप मोस्ट पॉइंट पे, सही है। नाउ लेट अस कम टू द लोअर मोस्ट पॉइंट, और उस पॉइंट का नाम है पॉइंट बी, जो कि सबसे लोअर मोस्ट। यहां पे देखो पॉइंट बी दिख रहा। चलो तो यहां पे एनालिसिस करते हैं। लोअर मोस्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट बी। अब यहां पे भी हमारे पास इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन ऊपर टीबी टुवर्ड्स द सेंटर। सो लाइक दिस वी वांट टू राइट द इक्वेशंस। तो क्या इक्वेशन लिखी जाएगी? टीबी टेंशन एट बी माइनस एम जी, दैट विल बी प्रोवाइडिंग mv square upon r, and obviously this is vb, velocity at point b। अब आप बोलोगे सर आपने tb माइनस एम जी लिखा। सर mg माइनस टीबी लिखना चाहिए था ना, mg माइनस टीबी लिखते, tb माइनस mg क्यों लिखा? दिस टेंशन विल बी ग्रेटर देन इट्स वेट। अगर ये ग्रेटर नहीं होगा, टेंशन कम होगा स्प्रिंग में, उसकी इलास्टिक लिमिट से ऊपर हो जाएगा तो टूट जाएगा यहाँ पे ये। अगर वेट इतना ज्यादा है कि टेंशन उसको नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है तो ये तो टूट जाएगी स्ट्रिंग वहां पे। सो दिस टेंशन हैज टू बी ग्रेटर। सो आई कैन राइट टीबी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द इक्वेशन, लेट्स से दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है बच्चों कि जिस तरह हमने वी ए फाइंड किया, हमको वी बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वी बी। लेकिन आप देख सकते हो अगर मैं इस फॉर्मूले में वी बी फाइंड करने जाऊं तो मुझे टेंशन पता होना चाहिए, बट टेंशन की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा वी बी फाइंड करने के लिए। यहां पे क्या हुआ था? यहां पे टेंशन 0 हो गया था, तो सिर्फ ये टर्म बचा, हमने वी ए इजीली निकाल लिया। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द टेंशन एट बी, वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ टेंशन एट बी। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अप्लाई अनदर मेथड, एंड दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम यहां पे लिख रहे हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या कहता है? सुनो यहां पे, जब ये मास पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां आने में कम होगी कि नहीं? ऑब्वियसली होगी सर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। So coming from point A to point B, its potential energy is reducing, and this loss in potential energy will be gain in kinetic energy। अरे ऊपर से नीचे आते हुए उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी? तो हम ये कह सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम point A to B is equal to gain in kinetic energy, gain in kinetic energy from point A to B। अब यहां पे देखिए पॉइंट A से B पे आने में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। आप देखिए A से लेके B तक की हाइट कितनी होगी? अगर मैं इस सर्कल का रेडियस मानूं स्मॉल आर रेडियस माना, तो ये रेडियस भी r प्लस r कितना हो गया? 2r। सो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी द हाइट इज 2r, देयरफॉर h की जगह क्या लिखूंगा? 2r। सो आई कैन राइट ओवर हियर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट mg इंटू 2r, mgh, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, mgh, h की जगह 2r लिखेंगे। ओके, नाउ गेन इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। अरे यार, गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को भी तो फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते थे। हाँ भाई लिख सकते थे, चलो लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। नाउ कम हियर, पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितनी होगी? अरे बी तो रेफरेंस पॉइंट है ना, तो वहां पे एट दिस पॉइंट एच को क्या मानेंगे हम? 0। तो जब 0 मानेंगे तो एम जी इंटू 0 0, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी 0 है, इसीलिए उसको हम लोग लिखने की जरूरत
नहीं समझते, हम लोग सीधा ए का लिखते हैं, एंड दैट इज mg इंटू 2r। समझ में आ रही है बात? सो यहाँ पे ये टर्म लिखने के बजाय आप डायरेक्ट लिख सकते हो mg टाइम्स 2r, एंड हियर काइनेटिक एनर्जी एट b इज हाफ mvb स्क्वायर माइनस हाफ mva स्क्वायर। अरे मास तो कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। सर vb क्यों लिखे? क्योंकि ये b है। सर va क्यों लिखे? क्योंकि ये a है। ओके, और यहाँ पे mg इंटू 2r एज इट इज कॉपी। अब देखिए, क्या va हमने फाइंड कर लिया अंडर रूट ऑफ rg, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट ना कर दे। सो लेट अस पुट, सो हाफ mvb स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू va स्क्वायर। अगर va रूट rg है तो v स्क्वायर क्या बन जाएगा? rg। तो आई कैन पुट ओवर हियर rg ओनली, और यहां पे मेरे पास बचा mg इंटू 2r। सही है। अब यहां से बच्चों आई कैन टेक हाफ s कॉमन। देखो ये दोनों में से हाफ हाफ कॉमन आ जाएगा। सबसे पहले m को कैंसिल कर देते हैं, यहां से m और m कॉमन निकलेगा और ये m से कैंसिल हो जाएगा, तो m कैंसिल हो गया। यहां बचा g इंटू 2r और यहां से हाफ कॉमन ले लेते हैं। सो आई कैन टेक दिस हाफ s कॉमन और मेरे पास बचा vb स्क्वायर माइनस rg। ठीक है, और यहां पे मेरे पास बचा g इंटू 2r। अब देखो ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जा 4 बन जाएगा, एंड इट विल बिकम g इंटू 4r। आई कैन राइट 4rg, आई कैन राइट एस 4rg। अब यहां क्या बचा? यहां बचेगा vb स्क्वायर माइनस rg। नाउ vb स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4rg। ये माइनस rg को यहां लाऊंगा तो क्या प्लस rg बन जाएगा? क्या 4rg और rg बिकम्स 5rg, एंड दैट इज vb स्क्वायर। करेक्ट। फाइनली vb का रूट ले लो आप दोनों तरफ, तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 5rg। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट लोअर मोस्ट पॉइंट। Finally, we will be finding velocity of the particle at horizontal point. कौन सा पॉइंट? हॉरिजॉन्टल। हमने अपर मोस्ट फाइंड किया, हमें मिला रूट ऑफ rg। हमने लोअर मोस्ट फाइंड किया, हमें मिला रूट ऑफ 5rg। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एट हॉरिजॉन्टल। क्या लिखेंगे? एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट। और वो हॉरिजॉन्टल पॉइंट कौन सा है? तुम्हारा सी पॉइंट। आपकी बुक में डायरेक्ट इसका डेरिवेशन नहीं, सीधा आंसर लिखा है रूट 3rg, लेकिन आप फाइंड कर सकते हो इसको। कैसे? जो फंडा यहां हमने अप्लाई किया था, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, सेम यू कैन राइट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम सी टू बी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सी टू बी। लिख सकते हैं ना? ओके, सो वही लिखने जा रहा हूं मैं, लेकिन अब की बार मैं जो बच्चों लिखने जा रहा हूं वो मैं सीधा सिंबल के फॉर्म में लिखूंगा। कैसा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम सी टू बी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सी टू बी, फ्रॉम सी टू बी। ये वही चीज है जो मैंने यहां पे लिखा था, सेम थिंग हियर। ओके, देयर इज नो मच डिफरेंस। ओके, नाउ कम हियर। बच्चों ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? इसको रब कर दो अभी। ये सी पॉइंट फ्रॉम बी से कितनी हाइट पे है? क्या मैं कह सकता हूं सर्कल के रेडियस आर की हाइट पे है ना? अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। सर हाइट तो आर है, तो आई कैन राइट mgr। करेक्ट और नॉट? यस। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम सी टू बी इज नथिंग बट व्हाट? इट विल बी mgr. Come to the kinetic energy. Kinetic energy from C to B will be what? Kinetic energy at B minus kinetic energy at C, जैसा यहाँ पे लिखे थे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ kinetic energy at B minus kinetic energy at C। B पे kinetic energy कितनी होगी? हाफ mvb स्क्वायर माइनस हाफ mvc स्क्वायर। सही है? करेक्ट है? ओके, अब vb तो हमको मिल चुका 5rg। vb की वैल्यू 5rg आपके पास है, तो क्या यहां से हम vb की वैल्यू डायरेक्ट वहां पुट कर देवे? ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारे पास है mgr और यहां पे हमारे पास है, पहले एक काम करो,
दोनों तरफ m m m कैंसिल कर दो, यहाँ पे m, यहाँ पे m, यहाँ पे m, क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड पे द थिंग रिमेनिंग इज rg ओनली एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ vb। vb की वैल्यू तो रूट 5rg है, तो vb स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 5rg ओनली माइनस हाफ और vc स्क्वायर, m तो कैंसिल हो चुका है। गाइस दोनों तरफ से ये 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, 1/2 दोनों तरफ से कॉमन लेंगे तो ले लेते हैं, 1/2 कॉमन, ब्रैकेट में बचा 5rg माइनस vc स्क्वायर और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बचा rg ओनली। अब ये 2 क्या यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो इट विल बिकम, ये 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2rg, सही है, ओके। तो हमारी इक्वेशन बन गई 2rg इक्वल टू 5rg माइनस vc स्क्वायर। एक काम करो, vc स्क्वायर को यहाँ पे लेके आओ तो ये बन जाएगा प्लस vc स्क्वायर और यहाँ पे कर दो 5rg माइनस 2rg। भाई 5rg माइनस 2rg कितने rg, 3rg इज इक्वल टू व्हाट, vc स्क्वायर, देन vc इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 3rg। दिस इज योर फाइनल आंसर, वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट। तो वर्टिकल सर्कल में न्यूमेरिकल जब भी आएगा, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज रूट ऑफ rg, velocity lower most point is under root of 5rg and velocity at the horizontal point is vc is equal to under root of 3rg, very important, okay। So guys what you have to do is now, यहाँ पे जगह बची नहीं है, स्क्रीन को आप पॉज कीजिए, ये सारा पूरा कॉपी कीजिए और हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बस 1-2 चीज़ें और पढ़ानी है मुझे, उसके बाद फिर हम लोग एंड करेंगे आज का सेशन। तो प्लीज़ कॉपी दिस ऑल थिंग, और कॉपी करने से ज़्यादा उसको समझिए आप, ओके। सो जस्ट कॉपी इट देन वी कंटिन्यू। चलो कॉपी कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हम लोगों को इसमें फाइंड करना है गाइस, हम लोग को फाइंड करना है डिफरेंस इन टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, difference in tension in the string at lowest and highest point। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट द डिफरेंस इन द टेंशन बिटवीन लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज 6 mg। ये प्रूव करो, या कभी कभी ऐसा सिंपल ऐसा लिखा हुआ दे देगा कि टेंशन कितना होता है, डिफरेंस बिटवीन टेंशन कितना होता है, लोवेस्ट एंड हाईएस्ट का फाइंड करो। तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए मैं ये करा रहा हूं। तो ये 2 इक्वेशन मैंने अभी आपके सामने लिखा था, यू हैव रिमेंबर दैट। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, अच्छा पहले ये समझो कि आपको फाइंड क्या करना है। लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना, TB, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना, TA। आपको ये दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, TB माइनस TA, ये फाइंड करना है आपको, ओके। तो अब ये फाइंड करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, आपके सामने 2 इक्वेशन लिखी हुई, इक्वेशन 1 and 2। तो टेक, या हम ऐसा लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 1 ये है, उसको 2 में से माइनस करना है, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में पहला टर्म कौन है, TB माइनस TA, उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस mg, उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस mg, लेकिन माइनस करेंगे, हमें माइनस करना है ना। उसके बाद राइट हैंड साइड पे क्या है, यहाँ पे mvb स्क्वायर अपॉन r, और यहाँ पे क्या है mva स्क्वायर अपॉन r, सही है। माइनस mg कितना हो जाएगा बच्चों, इट विल बिकम माइनस 2mg, और यहाँ पे m/r को ले लो कॉमन, अंदर बचेगा vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, TB माइनस TA तो एज इट इज रखो आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2mg भी एज इट इज रखो। क्या VB मतलब वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट हमने अब भी फाइंड किया था, दैट VB इज अंडर रूट ऑफ 5rg, हाया ना। उसी तरह वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पॉइंट VA हमने अब भी फाइंड किया था, दैट VA वाज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg, हाया ना। पुट करते हैं यहाँ पे m/r,
और यहाँ पे सी VB रूट 5RG है तो VB का स्क्वायर क्या होगा 5RG, और VA रूट RG है तो VA का स्क्वायर क्या होगा RG। पक्का ना, समझ में आया? ठीक है। देन TB माइनस TA माइनस 2mg इक्वल टू m बाय r। 5RG माइनस RG कितना बन जाएगा 4RG। सही है। अब ये जो 2mg है इसको उठा के वहां भेज दो, बट बिफोर दैट यू कैन सी हियर दिस r एंड दिस r कैन गेट कैंसल्ड। तो यहां पे मेरे पास बचेगा TB माइनस TA इक्वल टू ये m 4 और g सब मिला के कैन आई राइट 4mg, है ना 4mg। ये माइनस 2mg वहां जाके बन जाएगा बच्चों प्लस 2mg। सही है। 4mg एंड 2mg कितना mg हो गया 6mg। तो आई कैन गेट TB माइनस TA इज इक्वल टू 6mg। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एंड हाइएस्ट पॉइंट इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज 6mg। कितना होता है 6mg। लेकिन यहां पे हम क्लियर करने जा रहे हैं एक बहुत जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट, इसलिए स्टार लिख रहा हूं। कॉन्सेप्ट यह है कि सर आपने अभी ना जब ये एनालिसिस कर रहे थे तो बताया था टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज टेकन एज 0। तो ये तो 0 हो गया TA, है ना। आप बोलेंगे सर TA 0 हो गया तो TB की वैल्यू डायरेक्ट क्या मिल जाएगी 6mg। ऐसा हम कहना ये चाहते हैं, अगर इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिखूं इस तरह TB माइनस TA इज इक्वल टू 6mg और ये TA को वहां भेज दूं तो ये बन जाएगा TB इक्वल टू 6mg प्लस TA। सर TA तो 0 हो गया तो क्या बचा TB इक्वल टू 6mg। क्या ये सही है? नहीं। हमने इसीलिए उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में अपर मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग में थोड़ा बहुत टेंशन तो होता ही है। तो TA कंप्लीटली 0 नहीं है, TA की कुछ तो वैल्यू वहां पे है, एंड दैट इज व्हाई टेंशन एट B इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 6mg बट इट विल बी लिटिल बिट ग्रेटर देन 6mg। सो TB विल बी ग्रेटर देन 6mg इन प्रैक्टिकल पर्पस। दूसरी बात, वर्टिकल सर्कल में एक बात याद रखिए, जब ये पार्टिकल A से लेके B तक आएगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो यहां पे ये डी एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? डी एक्सेलरेट। और डी एक्सेलरेट को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। तो मैं यहां पे लिखता हूं रिटार्डेशन। ठीक है, सॉरी। जब ये A से B में आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने को एक्सेलरेशन कहता है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे एक्सेलरेट, नॉट रिटार्ड। एक्सेलरेट, स्पीड बढ़ेगी। और जब ये B से ऊपर की तरफ जाएगा, इसका डायरेक्शन मान लो ऐसा है, जब ये B से ऊपर जाएगा तो जितना एक्सेलरेशन यहां गेन किया था यहां पे उतना ही क्या होगा उसका रिटार्डेशन होगा। ये बात याद रखना। तो यहां पे कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन कम हो रहा है और यहां पे कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ रही है और यहां पे स्पीड कॉन्स्टेंटली ऊपर जाते हुए कम हो रही है। तो क्या सर यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? बच्चों नहीं। रीजन उसका यह है कि यहां पे नॉट लीनियर और नॉट एंगुलर, दोनों ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो भी चेंज हो रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन ए वो भी चेंज हो रहा है। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन यहां पे नहीं लग सकती एंगुलर वाली, जो मैंने आपको पढ़ाई थी फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। ठीक है, सो यू कैन नॉट अप्लाई काइनेमेटिकल इक्वेशन ओवर हियर। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल स्टोरी अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जरा इसको कॉपी कीजिए फास्ट, और मुझे थोड़ी सी और चीजें पढ़ाना है इसमें। देखो यहां पे ये सब मैं रब कर रहा हूं, ये आप कॉपी कर लेना पॉज करके। ठीक है, आगे हमें एक टॉपिक देखना है और वो टॉपिक ये है कि अगर हम यहां पे स्ट्रिंग को ना बांधे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रिंग वी टेक अ रॉड। हमने क्या किया, एक रॉड लिया और इस रॉड से एक मास को टाई किया और यहां पे सेंटर से इसको घुमाया। अब ये रॉड तो रिजिड है ना, ये स्ट्रिंग वाला तो नहीं है, ये तो रिजिड रॉड है। तो क्या रिजिड रॉड से एक मास को बांध के वर्टिकल सर्कल प्रोवाइड करेंगे तो क्या ये एनालिसिस एग्जैक्टली अप्लाई होगी सर? नहीं हो सकती बेटा। रीजन उसका ये है कि जब स्ट्रिंग वाला केस आता है तो वहां पे टेंशन और स्ट्रिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई होती है,
यहां पे रॉड वाले टर्म पे वो सारी चीजें अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि रॉड तो रिजिड है ना। यहां पे वर्टिकल सर्कल में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कम से कम कितनी होना चाहिए, रूट आर जी। अगर कम से कम रूट आर जी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे है तभी वो सर्कुलर मोशन में जा सकता है, तभी वो स्ट्रिंग यहां पे स्लैक नहीं होगी और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन रियलिटी में अगर यहां देखें तो यहां पे स्ट्रिंग की तरह यहां पे कोई स्लैकनेस हो सकती है क्या? स्लैकनेस समझ रहे हो ना, स्लैकनेस किसको बोल रहा हूं मैं? हम लोगों ने, मैंने अभी आपको यूएसबी वाला एग्जांपल दिया था कि यूएसबी को जब हम लोग ऐसे घुमा रहे थे ऊपर से तो यहां पे लोअर मोस्ट पॉइंट पे वो नीचे जा रहा था ऐसे, जिसको बोलते हैं स्लैकनेस। लेकिन अगर वो रिजिड रॉड है तो रॉड को अगर मैं घुमाऊंगा ऐसे तो क्या वो यहां पे स्लैक होगा? नहीं होगा। तो यहां पे जो कंडीशन थी v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, यहां पे रिजिड रॉड वाले केस में वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो सकती है? 0 भी हो सकती है। वेलोसिटी एट ए कैन बी 0। अरे आप मेरी बात समझ रहे हो? यहां पे हमने टेंशन को 0 लिया, टेंशन को 0 रख के फिर यहां से सॉल्व किया तो हमको v मिला। लेकिन यहां पे तो स्ट्रिंग के स्लैकनेस का सवाल ही नहीं है, रॉड रिजिड है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो सकती है? 0। अब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, क्या तो लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड की जा सकती है? वही सेम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्या हम फाइंड कर सकते हैं? जी बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। और आपको बच्चों मिलेगी लोवेस्ट पॉइंट पे, यानी अगर ये रॉड घूम के ये इसकी न्यू पोजीशन आ गई लोवेस्ट पोजीशन, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी यू कैन फाइंड applying same method which I have applied over here. Applying same method you can find that velocity at lowest point is under root of 4 rg. Under root of 4 rg। प्रीवियस केस में कितना आया था? 5 rg, और ऊपर कितना आया था? रूट ऑफ rg। यहां पे हमको मिल सकता है अंडर रूट ऑफ 4 rg। और उसी तरह हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, हॉरिजॉन्टल वाली पोजीशन जिसको हमने c माना था, यहां पे हमको मिला था कितना? रूट ऑफ 3 rg। यहां पे मिलेगा आपको अंडर रूट ऑफ 2 rg। सो दीस आर द केसेस। आप बोलेगे सर ये सब कैसे आया? बेटा ये सब हम लोगों ने वही सेम मेथड अप्लाई किया जो मैंने आपको स्ट्रिंग वाले केस में कराया। आपको करना यह है, दिस इज योर होमवर्क, अप्लाई द सेम मेथड ओवर हियर लाइक इन द स्ट्रिंग केस। Take VA0 over here and find VB and VC। जो डेरिवेशन मैंने यहां पे किया था और डेरिवेशन करके VB और VC फाइंड किया था, जस्ट अप्लाई द सेम डेरिवेशन एंड वेरीफाई VB इक्वल टू रूट ऑफ 4 rg एंड VC इक्वल टू रूट ऑफ 2 rg। जस्ट वेरीफाई इट, दिस विल बी योर होमवर्क। ओके, अच्छा आगे देखो, 2 केस बच गए। एक केस बचा हमारा स्फीयर ऑफ डेथ। ये एक स्फीयर होता है और इसके अंदर हम लोग बाइक राइड कर रहे होते हैं ऐसे, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे यहां पे जो गाड़ी की स्पीड है वो कितनी होना चाहिए सो दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन कैन नॉट फॉल डाउन। सेम एनालिसिस आप कर सकते हो। यहां पे इसका मास होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और अब ये क्या कर रहा है, ये कार जब इस तरह स्फीयर में जा रही है तो ये ऊपर स्फीयर की वॉल पे फोर्स अप्लाई कर रही है और इन टर्न दिस स्फीयर इज प्रोवाइडिंग नॉर्मल रिएक्शन। क्या प्रोवाइड कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये 2 इक्वेशन से आप लिख सकते हो mg प्लस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर mv स्क्वायर अपॉन r इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, अगर इस गाड़ी को यहां पे वर्टिकल सर्कल सेफली परफॉर्म करना है, सेफली परफॉर्म करना है, मतलब यहां पे उसकी कुछ ना कुछ मिनिमम स्पीड होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर मिनिमम स्पीड के लिए मान लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन 0। ये सेम केस टेंशन वाला, मान लेते हैं कि टेंशन 0, लेकिन एग्जैक्टली 0 होता नहीं है, एग्जैक्टली कट टू कट वो वैल्यू होती ही नहीं है। उसी तरह यहां में मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन 0, तो अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और यहां पे मेरे पास बचेगा mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। दिस m and m कैंसिल, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg, सो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg। बट दिस स्पीड इज मिनिमम स्पीड गाइज, दिस इज मिनिमम स्पीड। इतनी स्पीड मिनिमम यहां पे होना चाहिए। अगर इतनी स्पीड नहीं रख पाया ये ड्राइवर यहां पर या ये राइडर यहां पर, तो वो नीचे गिर जाएगा।
ठीक है। सो द स्पीड ऑफ द व्हीकल ओवर हियर शुड बी एटलीस्ट अंडर रूट ऑफ आर जी, और सेफ स्पीड क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन आर जी, रूट ऑफ आर जी। ओके, सो दिस वाज अबाउट स्फीयर ऑफ दैट। एक और चीज आती है, स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स कर्व रोड, इसको लिख लो, ठीक है। चलो एक और चीज है, स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स रोड, स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स कर्व्ड रोड। क्या कहना चाह रहा है, एक ऐसा रोड है जो कॉन्वेक्स से कर्व्ड है और यहां पे कोई कार है, तो अगर इसकी स्पीड हाई रही, यहां पे ज्यादा रही, तो ये कार, ऐसा हो सकता है कि ये कार यहां से ऐसे आई और यहां से सीधा चली गई आगे। हमें फाइंड करना है कि अगर इस कार को प्रॉपर सर्कल यहां पे परफॉर्म करना है विदाउट लूजिंग द कॉन्टेक्ट ऑफ द रोड, तो इसकी स्पीड मैक्स टू मैक्स यहां कितनी होना चाहिए, क्योंकि आप मैक्सिमम स्पीड बताओगे तभी तो ड्राइवर मिनिमम स्पीड रख के यहां से कर्व परफॉर्म कर पाएगा, सही है ना। सो यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार एट दिस पॉइंट। चलो एनालिसिस करते हैं। अरे आपको कोई भी सिचुएशन एनालिसिस करने के लिए दे दी जाए, सिचुएशन को देखो और अपनी पढ़ी हुई नॉलेज को वहां पे अप्लाई करो, आपको इजीली आंसर मिल सकता है। नाउ सी हियर, सबसे पहले इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, तो ये जो कर्व रोड है ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन अपर वाले डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा, हाँ या ना। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, so I can write centripetal force mv square upon r will be equal to mg minus n, mg minus n, वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या होगा सर आगे, सुनो यहां पे, मान लेते हैं ये अपनी मैक्सिमम स्पीड से जा रहा है, कौन सी स्पीड से, मैक्सिमम स्पीड। अगर इसकी स्पीड इतनी मैक्सिमम है कि इसका कांटेक्ट रोड से जस्ट जीरो हुआ है, तो देखो अगर रोड से कांटेक्ट जस्ट जीरो हुआ मतलब वो पीक मैक्सिमम वैल्यू है, और अगर रोड से कांटेक्ट जीरो हो गया, रोड पर कांटेक्ट टायर का है ही नहीं, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन आएगा, नो। सो एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू, एट Vmax वी कैन राइट नॉर्मल रिएक्शन एज जीरो। तो ये वाला टर्म कितना हो गया तुम्हारा, जीरो। यहां पे क्या बचा, mv max square upon r will be equal to mg, this m and m both side get cancelled and Vmax equal to under root of rg. This is the formula for maximum speed of the car on the top of the convex curve road, और स्फीयर ऑफ डेथ में यही फॉर्मूला मिनिमम के लिए था, रूट ऑफ आर जी। तो यहां तक हमने बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म कर दिया। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन द बैंक रोड, उसके बाद कोनिकल पेंडुलम वाला एनालिसिस किया, उसके बाद फिर वर्टिकल सर्कल में आए, स्पीड फाइंड किया, टॉप मोस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट, टेंशन बिटवीन लोअर मोस्ट एंड अपर मोस्ट पॉइंट, स्फीयर ऑफ दैट एंड दिस पर्टिकुलर थिंग। You have to write these derivations without looking at here in your notebook at least 2 times. 2 times सारे डेरिवेशन आप प्रैक्टिस करो, ये आपका होमवर्क है। मैं यहाँ पे होमवर्क सारे लिख देता हूँ आपके। आपका होमवर्क क्या क्या रहेगा, और प्लीज करना इसको, ये आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है बेटा। पहला होमवर्क ये है, प्रैक्टिस each derivation 2 times। होमवर्क नंबर 2 आपका ये है कि derive VA, VB and VC for a mass tied to अ रिजिड रॉड। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये स्ट्रिंग वाला है ना, रॉड वाले केस में VA, VB, VC की वैल्यू बदल जाएगी। मैंने यहाँ पे जस्ट वैल्यूज लिखा था और आपको डिराइव करने बोला था, वो आपको डिराइव करना है और आप होमवर्क करके मुझे सेंड करेंगे। और ये तो दूसरी चीज़,
तीसरी चीज़ बच्चों आपको करना यह है कि आपकी टेक्स्ट बुक आप खोलेंगे और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1.4, दीज आर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, एक्चुअली सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स 1.4, 1.5 एंड 1.6, उसको अंदर देख के एक एक बार समझेंगे। समझने के बाद विदाउट लुकिंग देयर अपनी नोटबुक में एटलीस्ट एक एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल 1.4, 1.5 एंड 1.6, दिस इज योर होमवर्क। सो गाइस, जस्ट टेक अ लुक ऑन द कंप्लीट लेक्चर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पुराने लेक्चर्स शुरू से देखें आप, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए आज का लेक्चर। और जो लोग ऑलरेडी देख रहे हैं रोज़, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ खाली देखिए मत, देख कर उसको आप अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उसमें आपका फ़ायदा है। और अगर आपको कुछ डाउट्स है, आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आपको कहीं लग रहा है कि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट को ज़्यादा एलेबोरेट करना चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको और ज़्यादा एलेबोरेट कर सकूँ। ओके, और ये होमवर्क करके आपको मुझे सेंड करना है। तो आज के लेक्चर में इतना बस। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में और कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ मज़ेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।